गाइस राम राम भाई सभी ने। सत श्री अकाल और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो मेरे भाइयों? तो आज हम शुरू करने वाले हैं ब्रिटिश क्राउन रूल के दौरान या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान जो एक्ट्स पास हुई थी उन सभी का एक वीडियो के अंदर कंप्लीट एनालिसिस दे दूंगा मैं आपको। तो शुरुआत करते हैं 1858 से। ब्रिटिश क्राउन रूल की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1858 में और इसका अंत हो जाता है 1947 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंड किया गया था, यानी कि इसकी खोज की गई थी 1600 ईस्वी में। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया के अंदर ट्रेड कब शुरू किया था? 1608 में किया था, सूरत से पहली फैक्ट्री लगाकर। इंडिया के अंदर इसकी फाउंडेशन हुई थी 1764 में। और फाउंडेशन स्टोन जो है, जिसे हम नीम का पत्थर बताते हैं, वो 1757 को बताते हैं। ठीक है। अब बात करें इसके एक्चुअल रूल की, वास्तविक इसके शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1765 में हुई थी बंगाल से। और इसके रूल को अप्रूवल यानी इसके शासन को अनुमति कब, सहमति या अनुमति कब मिली थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मिली थी। ये सारे एक्ट्स अगले कुछ मिनटों में आपके सामने हाजिर कर दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। कंप्लीट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के मायने से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के एंड हुए थे 1858 में। अब आगे बात करते हैं कौन कौन सी एक्ट्स आई थी और कब आई थी। ठीक है, तो हियर वी गो। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है क्राउन रूल, दूसरा है कंपनी रूल। कंपनी रूल 1773 से 1858 के बीच में होता है और 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल माना जाता है। अब कंपनी रूल के तहत कौन कौन सी एक्ट आई थी? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रिफॉर्म्स एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और फिर आई थी चार चार्टर एक्ट जिनसे इसके एक्सपेंशन का जिक्र मिलता है इसके टाइम पीरियड का। तो पहला चार्टर एक्ट 1793 में, फिर 20 साल जोड़ लो 1813 में चार्टर एक्ट, फिर 20 साल जोड़ लो 1833 में चार्टर एक्ट, फिर 20 साल जोड़ लो 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूलिंग पीरियड था उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं किया गया, इसका कोई मेंशन नहीं था। चार्टर एक्ट का मतलब था उन्हें 20 साल की एग्रीमेंट मिल जाता था इंडिया के अंदर ट्रेड या रूल करने का। अब बात करें क्राउन रूल की, तो 1858 में शुरुआत होती है। 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के साथ ही इस क्राउन रूल का अंत हो जाता है। क्राउन रूल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आता है। इसी के साथ इंडियन काउंसिल एक्ट भी तीन आती हैं, 1861, 1892, 1909। ठीक है। तो देखो, चार चार्टर एक्ट आए, चार ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए। इसी के साथ सिमिलरली कंपनी रूल और क्राउन रूल को ऐसे ही याद करो कि कंपनी रूल में चार चार्टर एक्ट आए थे, क्राउन रूल में चार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे, तीन काउंसिल एक्ट आए थे और तीन ही रेगुलेटिंग रिफॉर्म और पिट्स इंडिया एक्ट अदर एक्ट आए थे। ठीक है, तो टोटल 7 एक्ट आते हैं। ठीक है, अब आगे हम इनके विस्तार में बात करते हैं। तो भाई हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो 1778 के, एक मिनट, हाँ, ओके। सो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जारी किया जाता था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। इसके जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत क्या क्या हुआ था? पहला, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, जिसके अंडर में कौन कौन आते थे? मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर, ये सबॉर्डिनेट होते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अब जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के चार मेंबर्स को एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, जिसके हेड कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया नहीं गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का गठन किस एक्ट के तहत होता है? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत होता है और इसको इंट्रोड्यूस यानी कि एस्टेब्लिश किया गया था 1774 में। पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये कलकत्ता बंगाल के अंदर हुआ था 1774 में। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अब इस जो सुप्रीम कोर्ट था, इसमें 4 जजों की बेंच थी। एक तो चीफ जस्टिस था, 3 और जज थे। अब वो 3 और चीफ जस्टिस कौन था? तो ये एलिजा एमपी थे। और जो 3 अदर जजेस थे ये कौन थे? तो इसकी ट्रिक है HCL। HCL मतलब हाइड, चेम्बर्स और लिमेंस्टर। ठीक है। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नौकर थे या सर्वेंट्स थे, उनको प्रोहिबिट किया गया ट्रेड करने के लिए और व्यापार करने के लिए और गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब एक तरह से घूस लेने के लिए प्रोहिबिट किया गया। और यही एक्ट ऐसा है जिसने इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, केंद्रीय शासन की नींव रखी। आगे बात करते हैं कि ये रेगुलेटिंग एक्ट किसकी सलाह पर बना था? तो ये एक सीक्रेट कमेटी की सलाह पर बना था। सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्रीय शासन है, इसकी
भारत में इंट्रोड्यूस किया गया 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया 1833 में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता बंगाल में एस्टेब्लिश होता है 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहले चीफ जस्टिस इसके थे एलिजा इम्पे, और 3 जो अदर सहायक जज थे उनका नाम था हाइड, चेम्बर्स और लिमेस्टर। अब आगे बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें तो भाई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का किसके नाम पर था? तो ये ब्रिटिश जो किंग थे, या सॉरी पीएम थे, विलियम पिट, उनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट का नाम रखा गया, नामकरण किया गया। एक तरह से ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट ही है। आगे बात करें तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के अफेयर्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया। गवर्नर जनरल को एडिशनल पावर्स दे दी गई, और जो प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर थे, जो प्रांतों के अंदर गवर्नर थे, उन्हें वापस रिस्टोर कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसमें जो खामियां रह गई थी उनमें सुधार करना। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, जिसके अंदर 6 मेंबर्स थे। इन 6 मेंबर्स की सैलरी कहाँ से दी जाती थी? तो इन 6 मेंबर्स की सैलरी दी जाती थी जो टैक्स इंडिया के अंदर कलेक्ट किया जाता था इंडियन से, उसी से इन 6 मेंबर्स की सैलरी दी जाती थी। और इन्हें अपॉइंट कौन करता था? तो इन्हें अपॉइंट करता था किंग, और क्वीन है जो ब्रिटिश क्राउन का है, जो इंग्लैंड का किंग या क्वीन था ब्रिटेन का, वो इन 6 मेंबर्स को अपॉइंट करता था। आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट की। तो 4 चार्टर एक्ट आई थी। पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया था, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आया था, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में आया था, और चौथा चार्टर एक्ट 1853 में आया था। पहला चार्टर एक्ट बता दिया, लास्ट आपको बता दिया। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट कौन देता था? तो चार्टर एक्ट जो वही ब्रिटेन का किंग या क्वीन होगा, जो सुपर मोस्ट अथॉरिटी होगी, वही देगा। तो भाई वो कौन था किंग या क्वीन? तो ब्रिटिश क्राउन के थे। चार्टर एक्ट का मतलब हो गया 20 साल का एक्सटेंशन देना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को। इट इंक्रीजेस 20 ईयर्स रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यही है कि देखो, चार्टर एक्ट 1793 से 20 साल का एक्सटेंशन मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। चार्टर एक्ट 1813 से 20 साल का एक्सटेंशन मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1833 में फिर 20 साल का एक्सटेंशन मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 1853 में ऐसा कोई मेंशन नहीं था। शायद उन्हें अनुशंसा लग गई थी, या अनुभव हो गया था कि 1857 में या अब आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति होने वाली है, जिसकी वजह से इन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया गया। रेगुलेटिंग कमीशन है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक रेगुलेटिंग कमीशन का फॉर्मेशन करता है, जो डायरेक्टली, जिसमें 6 मेंबर्स होते थे, और ये डायरेक्टली इंडिया को रूल करता था। ठीक है, अब चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो इसने भाई बहुत मेजर डिसीजंस लिए थे। जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसने जो कंपनी के वर्कर्स थे उन्हें व्यापार की अनुमति दे दी। कंपनी के मोनोपोली को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन थोड़ा यानी पार्शियली खत्म किया। मतलब कि इसकी मोनोपोली को खत्म किया, लेकिन चीन और चाय के अंदर इसकी मोनोपोली बनी रही। जो इसने 1813 के जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत पहली बार इंडिया में 1 लाख रुपए का बजट दिया गया एजुकेशन के लिए। जो कंपनी के वर्कर्स थे उन्हें व्यापार की अनुमति दी गई। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए इंडिया में अनुमति दी गई। आगे बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी पूरी तरह मोनोपोली है वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत खत्म हो जाएगी। अभी ये पार्शियली खत्म की गई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। इसने अपना व्यापार शुरू किया था 1608 सूरत से। आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। तो चार्टर एक्ट 1833 इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। मतलब एक तरह का नाम ही चेंज कर दिया गया था। जो इस वक्त यूपी में चल रहा है वही काम उस वक्त चार्टर एक्ट के तहत थ्रू चल रहा था। जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। लेकिन ये देखो, अभी रुको, ये चार्टर एक्ट इसने रेगुलेटिंग एक्ट था, इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया था 1773 के। रेगुलेटिंग एक्ट ने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसे लागू कब हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या केंद्रीय शासन लागू हो गया था। आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के तहत सिविल सर्विसेज की जो ओपन एग्जाम्स थी उन्हें कंडक्ट कराने के एफर्ट्स किए गए। गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव थे वो अपॉइंटमेंट कर सकते थे लो मेंबर्स के, यानी कि कानून के जो मेंबर्स थे उसकी जो लॉ कमीशन के अंडर में काम करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर्स होती थी। चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉ कमीशन का फॉर्मेशन होता है 1834 में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मेकाले। मेकाले लॉ कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, जो चार्टर एक्ट 1833 में इंट्रोड्यूस किया गया या एस्टेब्लिश किया गया।
स्लेव जो दास प्रथा थी इसे इलीगल घोषित किया गया। आगे बात करते हैं 1853 की चार्टर एक्ट। तो ये आखिरी चार्टर एक्ट थी और कंपनी के जो रूलिंग पीरियड था उसमें कोई इंक्रीज नहीं किया गया। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई कि कंपनी का रूलिंग पीरियड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कुछ भी। ओपन एग्जाम्स को स्टार्ट कर दिया गया सिविल सर्विसेज के लिए। 12 मेंबर्स की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब ये क्राउन रूल की शुरुआत हो गई है। चार्टर एक्ट कंपनी रूल में आते हैं, क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इंडियन सेक्रेटरीट के पद का गठन होता है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसका इंडिया के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होगा, इंडिया के अंदर होने वाली घटनाओं पर डायरेक्ट कंट्रोल होगा, ऐसा इसमें मेंशन किया गया। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया और ये वाइसरॉय कौन होगा? ये ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया के अंदर। जिस प्रकार दूसरे देशों में हमारे दूत बैठे हैं दूतावास में, उसी तरह ये वाइसरॉय ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया के अंदर। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है ये विक्टोरिया अनाउंसमेंट पर बेस्ड थी, आधारित थी। जिसको विक्टोरिया अनाउंसमेंट है जिसे 1 नवंबर 1858 को प्रयाग से किया गया था। अब ब्रिटिश रूल का अंत होता है 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। मुगल्स के शासन का एंड होता है 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल रूलर थे और जो ब्रिटिश क्राउन है इसके रूल की शुरुआत होती है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का एंड हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं जो पद इंडिया सेक्रेटरीट का बना था उसकी। तो ये पहले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन थे? चार्ल्स वुड थे। अब इंडियन अफेयर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए ये पोस्ट इंपॉर्टेंट होती थी। मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ही इंडियन अफेयर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगा या उन्हें प्रस्तुत करेगा। इस पोस्ट को सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को अबोलिश किया गया 1935 में। ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और इस पोस्ट का गठन होता है 1858 में। आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ईयर दर ईयर हम कर रहे हैं ये। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 की बात करें तो पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। पोर्टफोलियो सिस्टम का संबंध किससे है ये पूछेगा तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से है। किससे है? लॉर्ड कैनिंग से है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसने वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर्स की वैधता 6 महीने कर दी गई और लेजिस्लेटिव पावर्स जो बॉम्बे और मद्रास से छीन ली गई थी वो वापस दे दी गई और इसी के तहत डिसेंट्रलाइजेशन का इंट्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। यानी कि जो आज के समय में डिसेंट्रलाइज रूल है उसका जो इंट्रोड्यूस कब हुआ था तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत हुआ था। मद्रास और बॉम्बे के द्वारा को वापस उनकी पावर्स लेजिस्लेटिव पावर्स देकर किया गया था। जो वाइसरॉय कैनिंग थे इन्होंने 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया था जिनका नाम था सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, पिछली बार भी पूछा गया था ये। अब बात करते हैं वाइसरॉय जो लॉर्ड कैनिंग था ये कुछ इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तहत इंट्रोड्यूस कर सकता है और इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, क्योंकि 1857 का जो बड़ा विद्रोह। तो हम आगे बात करते हैं कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था इसके तहत इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन दे दिया गया। ये क्यों दिया गया? क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया। अब आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। तो इसके तहत 3 हाई कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1862 के अंदर। 1862 के अंदर 3 हाई कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है। पहला था बॉम्बे, दूसरा मद्रास और तीसरा कलकत्ता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 हाई कोर्ट्स का 1862 में एस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के तहत होता है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। पोर्टफोलियो कैबिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, शुरुआत की गई इस एक्ट के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा पोर्टफोलियो या कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत की गई। भारत के अंदर पोर्टफोलियो और कैबिनेट सिस्टम का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। ठीक है, अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत वाइसरॉय जो पद होता है वो एक एरिया की या प्रोविंस की एरिया में, बॉर्डर्स में, नाम में या उसकी फॉर्म में चेंज कर सकता है। आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करें तो ये जो एक्ट था ये कांग्रेस की डिमांड्स का आउटकम था। रिजल्ट किसकी चीज़ का था? कांग्रेस की डिमांड्स का जरूर था। इसके तहत इसके अंदर इलेक्शन टर्म का यूज़ किया गया था, लेकिन इलेक्शन शब्द का वो नहीं किया गया था, क्या मेंशन नहीं किया गया था। जो इलेक्शन वर्ड है ये मेंशन नहीं था, लेकिन टर्म इलेक्शन मेंशन था। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन का जिक्र था इसके अंदर, जिसमें सम नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए सहमति दी गई। इसमें
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे उनके नंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, और जो एग्जीक्यूटिव था उसे पावर्स दे दी गई क्वेश्चन पूछने की पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लेकिन उसके लिए उसे 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी गई बजट के ऊपर बहस करने की और क्वेश्चन पूछने की एग्जीक्यूटिव के को, मतलब कि इसमें दो पावर्स दी गई, पहली एग्जीक्यूटिव को दी गई, दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल को दी गई। एग्जीक्यूटिव को पब्लिक इंटरेस्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए अनुमति दी गई, लेकिन उसे 6 दिन पहले नोटिस देना होगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट के ऊपर बहस करने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए एग्जीक्यूटिव से इसकी परमिशन दी गई। 1861 एक चीज़ और हम बोल रहे हैं, 1861 की जो इंडियन काउंसिल एक्ट थी उसके तहत इंडियन पेनल कोड का फॉर्मेशन होता है और 1862 में ये इंप्लीमेंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, स्टेटमेंट दे करके ये पूछ सकता है। आईआरबी एनटीपीसी के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, तो अपन इलेक्शन सिस्टम की बात करते हैं। तो इलेक्शन सिस्टम है, ये चार चीज़ें हमें मेनली याद रखनी है। पहला, इलेक्शन कितने प्रकार का होता है? तो इलेक्शन दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जिसमें पीपल्स या सिटीजन खुद वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और इनडायरेक्ट वो होता है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के बिहाफ पर वोट देते हैं। इस डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत होती है 1919 में सबसे पहले, और इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत होती है 1892 में सबसे पहले। सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में न्यूजीलैंड में दिया गया है। ये न्यूजीलैंड पहला देश था। और क्या है उसका इलेक्शन सिस्टम, ये ब्रिटिश रूल में 3 बेसिस पर डिवाइडेड था, एजुकेशन, इनकम और प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो भाई कहाँ गया, ये रहा। ओके, सो वी हियर वी गो। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पर मॉडले जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और मिंटो वाइसरॉय थे इंडिया के। आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत लीगलाइज्ड कम्युनिज्म का इंट्रोड्यूस किया गया। मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। सबसे पहले किन्हें दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट? तो ये मुस्लिम्स को दिया गया। इंडियंस की ब्रिटिश इंडिया के गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर दिया गया। आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसे सेंटर और प्रोविंस दोनों के अंदर 4 कैटेगरीज के मेंबर्स में इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892 दोनों का एक रिवाइज्ड फॉर्म था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि 1909 का काउंसिल एक्ट किस चीज़ का आउटकम था? तो ये आउटकम था रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892। आगे बात करते हैं, 2 भारतीयों को नॉमिनेट किया गया काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। वो कौन कौन थे? तो वो थे केसी गुप्ता और एसएच बिलग्रामी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत जो वाइस रॉय जिन्हें रिकमेंड नॉमिनेट करता है, वाइस रॉय नॉमिनेट करता है। अभी पीछे मैंने आपने को बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है वाइस रॉय। तो भाई ये करता है 1909 के काउंसिल एक्ट में केसी गुप्ता को और एसएच बिलग्रामी को। आगे बात कर लिया मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 की। तो इसे हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होने वाला है कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 है, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी कहलाता था, क्योंकि इसने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था इंडिया के अंदर। अब कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो ये 1909 में इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया जाता है 1909 के अंदर, और 1909 के अंदर ही बाद में एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को और इंडियन सिख्स को दिया जाता है। जो सिख थे, यूरोपीय लोग थे और एंग्लो इंडियंस थे, इन्हें दूसरी बार दिया गया। सबसे पहले मुस्लिम्स को, फिर एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को और इंडियन सिख्स को। बाद में बात करते हैं 1935 के अंदर ये दिया गया दलित वर्ग को और वर्कर कम्युनिटी को और फीमेल्स को, महिलाओं को भी दे दिया गया। ये इलेक्टोरेट कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, इसे किसकी एडवाइस पर रिकमेंड किया गया, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये किया गया अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की। अब ये एक तरह से चार्टर एक्ट आ गए हैं भैया क्राउन रूल के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें तो इसमें हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें इसकी, तो इसके तहत इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके सेंटर में उसे सेंटर से रिप्लेस कर दिया गया बाई कैमरल सिस्टम से। बाई कैमरल सिस्टम मतलब एक लोअर हाउस होगा, एक अपर हाउस होगा, 2 तरह के हाउस हो गए। लोअर हाउस का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस का मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो ये इस एक्ट के तहत सेंट्रल और स्टेट के पावर्स थी उन्हें 3 लिस्ट में, 3 सूचियों में डिवाइड कर दिया गया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। जो अभी है उसी तरह उस वक्त फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट 3 सूचियों में डिवाइड कर दिया गया, जो सेंट्रल और स्टेट की पावर्स को। जो अभी सेंट्रल लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, उसी तरह उसी टाइम भी डिवाइड किया गया था। इसके तहत ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन होता है
बैंक ऑफ इंडिया का प्रोविंशियल एंड जॉइंट पीसीएस का गठन होता है। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 3 इंपॉर्टेंट गठन होते हैं। पहला होता है ऑल इंडिया फेडरेशन AIF का, बैंक ऑफ इंडिया का, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पीसीएस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें द्वैत शासन की शुरुआत होती है और ऑटोनॉमी को द्वैत शासन की शुरुआत नहीं, द्वैत शासन का अंत होता है, मतलब डायरेक्टी का अंत होता है और ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो सेंटर के अंदर डायरेक्टी को अडॉप्ट किया जाता है, जबकि जो प्रोविंशियल स्टेटस था वहाँ से डायरेक्टी को ख़त्म कर दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सपेंड कर दिया गया, किसको? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वीमेंस के लिए और लेबर के लिए। डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब दलित्स के लिए। बाईकैमरल सिस्टम को 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। आगे चलते हैं तो अपने कुछ आगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ जाएगी, अभी जल्दी ख़त्म होने वाला है भाई 1-2 मिनट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये बेस्ड था किसकी रिपोर्ट पर? तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर बेस्ड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ये इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये देश का ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा एक्ट कौन सा था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का नया चार्टर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या कहा था? दास्ता का नया चार्टर। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया 1947। अगर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की बात करें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 की बात करें तो ये माउंटबेटन पॉलिसी पर बेस्ड था, या इसे हम पॉलिसी ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रेजेंट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को। ये पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। इसे इम्प्लीमेंट किया गया 14 अगस्त 1947 को। 600 जो प्रांत थे भारत के अंदर, उन्हें फ्री कर दिया गया। या तो वो यूनियन को ज्वाइन करते हैं या फिर अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं। और इसी का एक नतीजा था कि भारत और पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी, या कुछ खामियां हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेट रहेगा।